जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी के लिए जो भी सीटेट अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो हम प्रैक्टिस सेट का जो है एक सीरीज जो है हम स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें से इससे पहले हम जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो इस बार CBT एग्ज़ाम हुआ है दिसंबर 2021 में, उसका हम एक टारगेट लेकर के चले हैं कि सभी जो शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है हर शिफ्ट का क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे और सभी टॉपिक डिस्कस करेंगे। CDP, उसके बाद मैथ, EVS, हिंदी, संस्कृत, तो सब का जो है हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो एक बेहतरीन आप सभी के लिए जो है बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं कि आप सभी जो है इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। और एक बेहतरीन जो है सीरीज आप लोगों के लिए इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा जो सीटेट से रिलेटेड होगा। और आपको पता होगा कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो है सीटेट का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है एक समझिए कि 80 से 90% बेस का काम करती है, आधार तैयार कर देता है आपका, और आप सीटेट में एक अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। तो पढ़े वहीं जहाँ पे आपका सिलेक्शन हो, समझ गए। पढ़ें वहीं जहाँ पे आपका क्या हो, सिलेक्शन हो। तो ये हमारा टैग वर्ड है, ठीक है। तो आप जो है एकदम बेहतरीन तैयारी करने के लिए चैनल से जुड़ जाएं। आज जो है हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक पर जो है डिस्कस करने वाले हैं जो CDP से रिलेटेड है। आज हम CDP पर बात करेंगे। देखिए, इसमें 30 क्वेश्चन है, जिसमें से हम 15 क्वेश्चन पर एक वीडियो में बात करेंगे पार्ट 1 में, और 15 क्वेश्चन पर दूसरे वीडियो में। क्यों, एक दिन में भी हम 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम आपको एक बेहतरीन ढंग से बेसिक क्लियर करते हुए, कहाँ से ये प्रश्न आया है क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, इसलिए 15 क्वेश्चन ही एक वीडियो में हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। उसके बाद मैथ का आपको एक बेहतरीन जो है वीडियो देखने को मिलेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर पुराने हैं तो चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे और भी अभ्यर्थियों के पास पहुँचे। तो चलिए हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे और ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये दिसंबर 2021 का पेपर है जो CBT एग्ज़ाम हुआ है, और ये पेपर आप देख रहे हैं 21/12/2021 का है, यानी 21 तारीख का पेपर है, समझ गए। तो चलिए एक एक क्वेश्चन पर डिस्कस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, हर बार जो है आपको वृद्धि विकास चैप्टर से या विकास की अवधारणा चैप्टर से जो है 2 क्वेश्चन जो है, यानी तो एक क्वेश्चन हर बार रहता है, ये 2 से 3 क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो पूछा गया है विकास डैश है, यानी विकास क्या है। विकास एक आयामी है, नहीं, विकास क्या है, बहुआयामी है। क्या है, हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए हुए हैं इसका बेसिक, ठीक है। विकास क्या है, बहुआयामी है। विकास जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्या है, जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया, यानी कि आजीवन ये चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। ये एकल आयामी नहीं होता है, ये बहुआयामी होता है। ये मात्रात्मक और प्लस गुणात्मक भी होता है, ठीक है। वृद्धि विकास का एक भाग है, ठीक है। विकास जो है ये व्यापक होता है और वृद्धि संकीर्ण होता है। विकास के जो है विकास क्या है, ये अमूर्त है। विकास को हम ज़्यादातर भाग को हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए ये अमूर्त है। लेकिन वृद्धि वहीं पर क्या है, मूर्त है। वृद्धि एक सीमित समय तक चलता है जो परिपक्वता प्राप्त करने के बाद रुक जाता है, लेकिन विकास जो है ये जीवन प्रयत्न चलता है। ये क्या है, ये एक दिशाई है, नहीं, ये एक दिशाई नहीं है। क्या है, ये में बदलाव किया जा सकता है, विकास में बदलाव किया जा सकता है। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और जो है देखिए, विकास में जो है आप बदलाव कर सकते हैं। जैसे अगर आपका आचरण है, अगर आप अपने आचरण में जो है क्या कर सकते हैं, जो आज किसी के साथ आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उसमें आप अगले दिन चेंजिंग कर सकते हैं, समझ गए। तो विकास में बदलाव किया जा सकता है। अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है, ये नहीं है, ठीक है। अनुवांशिकता के द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व व्यवहारित ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका बेटर है। विकास में बदलाव किया जा सकता है, यानी पिछले विकास की तुलना में हम अगले विकास में जो आगे मेरा विकास है उसको हम चेंजिंग कर सकते हैं, समझ गए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पूर्णतः अनुवांशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। अनुवांशिकी द्वारा, इसमें से कौन सा ऐसा गुण है जो आपको अनुवांशिक द्वारा पूर्व से निर्धारित रहता है, ठीक है।
मित्रों का चयन ये आनुवंशिकता का पूर्व निर्धारित नहीं है, ये हमारे जन्म लेने के पश्चात वातावरण से हमें मित्रों का चयन करना पड़ता है। आँखों का रंग, ये जो है आँखों का रंग जो है ये आनुवंशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है। तो आँखों का रंग याद रखिएगा, जो आँखों का रंग होता है वो हमारे पूर्वजों से ही मिलता है, ये आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। शैक्षणिक सफलता ये नहीं होगा, ये हमें जो है अपने वातावरण में करना पड़ता है। शिक्षा में रुचि ये भी जो है आनुवंशिकता पर नहीं, ये वातावरण पर डिपेंड करता है, समझ गए। चलिए, तो ये सब नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब समाजीकरण चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, देख लीजिए। समाजीकरण एक आपको हम पहले बता देते हैं, एक होता है प्राथमिक समाजीकरण और एक होता है द्वितीयक समाजीकरण, ठीक है। एक होता है द्वितीयक समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण जो है ये हमारा आधार तैयार करता है। क्या करता है? ये आधार तैयार करता है, जिसमें हमारा परिवार, हमारा सगे संबंधी ये जो है क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक है। इससे हमारा भविष्य का क्या होता है, प्राथमिक समाजीकरण में जो हमारा बेस तैयार होता है, ठीक है। और द्वितीयक समाजीकरण वो होता है जहाँ पे जो हमें प्राथमिक समाजीकरण का जो भी गुण मिला है, प्राथमिक समाजीकरण से हमें जो भी आधार मिला है, उसका हमें द्वितीयक समाजीकरण में विकास होता है, उसका पूर्ण रूप से विकास होता है और जो है वो भविष्य में भी काम आता है, ठीक है। और भविष्य के लिए हमें तैयार करता है, ठीक है। ये बेस तैयार करता है और द्वितीयक समाजीकरण ये हमें भविष्य के लिए तैयार करता है। तो ये जो है द्वितीयक समाजीकरण विद्यालय में होता है, ठीक है, खेल के मैदान में होता है, पास पड़ोस में होता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। तो स्कूल क्या है, हमारे समाजीकरण का द्वितीयक एजेंसी है। द्वितीयक का एक और नाम याद रखिएगा, गौण समाजीकरण, द्वितीयक या गौण समाजीकरण। तो प्राथमिक समाजीकरण नहीं होगा, निष्क्रिय समाजीकरण नहीं होगा, परिपक्वता नहीं होगा, तो इसका क्या हो जाएगा, द्वितीयक समाजीकरण इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण हम उसे कहते हैं, समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने समाज के नियम कानून, विधि व्यवस्था जो भी है उसको हम क्या करते हैं, अपने जो है अंदर समाहित करते हैं, उस नियम कानून के अनुसार चलते हैं, वही हमारा समाजीकरण होता है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। कोहल वर्ग से क्वेश्चन आ गया, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन आया है, तो इस टॉपिक को आप जो है तुम बेहतरीन ढंग से तैयारी कर लें। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको जो है जीन पियाजे, कोहल वर्ग, बाइगोस्की, इस सब का जो है टॉपिक का जो है क्लियर थ्योरी आपको भी दिया जाएगा, समझ गए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोहल वर्ग ने 3 नैतिक विकास के जो है अवस्था दिए हैं, जिसमें तीनों अवस्था के 2-2 स्तर हैं, ठीक है। जो 6 स्तर है और 3 अवस्था हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, सॉरी, इसमें जो है 3 स्तर है, ठीक है। इसमें स्तर जो है क्या है, स्तर जो है 3 है और अवस्था जो है प्रत्येक स्तर का 2-2 अवस्था यानी कि 6 अवस्था है, ठीक है। स्तर 3 है और अवस्था 6 है, याद रखिए, ठीक है। तो दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है? और नैतिक विकास के बारे में जो है कोहल वर्ग ने इसका थ्योरी दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने इसमें बताया है कि बच्चे जो होता है नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कना के आधार पर निर्णय लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं? तो आज्ञा पालन और दंड जो है ये प्रथम स्तर का ये अवस्था है, आज्ञा पालन एवं दंड का अवस्था। और जो है व्यक्तिक विनिमय का जो है अवस्था, ये व्यक्तिक विनिमय उन्मुखता, ये प्रथम स्तर में हो जाता है। अच्छा लड़का अच्छी लड़की और कानून और आदेश पालन अभिविन्यास, ये अवस्था स्तर 2 का है, यानी कि पारंपरिक नैतिकता का है। पहला है पूर्व पारंपरिक, दूसरा है पारंपरिक और तीसरा है उत्तर पारंपरिक, ठीक है। नैतिकता जोड़ दीजिएगा तो वही तीनों स्तर है, ठीक है। और तीनों स्तर के 2-2 अवस्थाएं हैं। तो पहला का जो है आज्ञा पालन और दंड हो गया, व्यक्तिक विनिमय हो गया, और दूसरा का जो है पहला अच्छा लड़का अच्छी लड़की और दूसरा कानून और आदेश पालन। इसमें बोल रहा है कि तीसरी अवस्था को क्या कहते हैं, तो तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की अभिविन्यास, समझ गए। और ये जो हो जाता है ये तीसरी स्तर का जो है ये सामाजिक समझौता जो है ये लास्ट में हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों अब जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन जीन पियाजे से है, महान जीन पियाजे से है।
इससे हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को भी हम आप लोगों के सामने क्लियर करेंगे और थ्योरी जो है इसका भी जो है आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, जीन पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में बात किए हैं और बच्चों के प्रत्येक अवस्था में किस तरह से संज्ञानात्मक विकास होता है और बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बताने वाले जीन पियाजे हैं। समझ गए कि बच्चा एक नन्हा वैज्ञानिक है और वो भाषा के बारे में बताएं कि वो परिवेश से जो है अंतःक्रिया करके भाषा सीखता है। वहीं पर वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने की बात करते हैं। ठीक है, तो जीन पियाजे है जो है संज्ञानात्मक विकास के जो है 4 अवस्था दिए हैं, 4 अवस्था दिए हैं। पहला संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशीय अवस्था जन्म से 2 वर्ष पूर्व पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष और अमूर्त 11 से ऊपर। ठीक है, तो इन्हीं पर जो है आज बात करेंगे। उन्होंने अनुकूलन की प्रक्रिया के बारे में बात किए हैं कि बच्चों में जो होता है ये अनुकूलन की प्रक्रिया जो है यह जन्मजात होती है। ठीक है, वातावरण में जो है घुलने मिलने की प्रक्रिया क्या होती है, जन्मजात। अनुकूलन होता है नई परिस्थिति के अनुसार घुलना मिलना क्या होता है, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, बच्चा जब जन्म लेता है तो वो अनुकूलन की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है, या फिर समाजीकरण कहिए, वो समाजीकरण उसका जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज अनुकूलन की प्रक्रिया जीन पियाजे बताए हुए हैं कि बच्चे 2 तरह से करते हैं, एक तो समायोजन या और दूसरा आत्मसातीकरण, या फिर पहला आत्मसातीकरण और दूसरा समायोजन समझते हैं। ठीक है, इसमें स्कीमा की बात करते हैं जीन पियाजे कि ये स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा जो होता है ये हमारे एक जो है एक तरह से समझिए कि जो हमारे दिमाग में जो है स्कीमा से एक तरह से समझिए कि इसको हाउस या फिर स्टोर हाउस कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर हाउस, यानी कि जो भी हमारे अंदर योजना है, सूचना है, विचार है, ज्ञान है, वो एक तरह से इकट्ठा रहता है हमारे दिमाग में। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ठीक है, ये इसको एक तरह से स्टोर हाउस कह सकते हैं, समझ गए। और ये क्या होता है, स्कीम्स। ठीक है, जो हमारे व्यवहारों का संगठित पैटर्न होता है जिसे हम दोहरा सकते हैं। ठीक है, और स्कीमा क्या होता है, इसको इसमें ये एक ये एक क्या होता है, योजना या सूचना या फिर ज्ञान कहिए, इसमें एक जो है एक तरह से इसमें एक वस्तुनिष्ठता होती है जिसको हम परिस्थिति के अनुसार क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब हम जो है बात करेंगे अनुकूलन और समायोजन और आत्मसातीकरण पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आत्मसातीकरण समझते हैं कि क्या होता है। इससे हर बार क्वेश्चन आता है और इसमें बहुत बच्चे क्या होते हैं कि गलत कर बैठते हैं। तो आज हम आपको बता देते हैं कि क्या इसकी आत्मसातीकरण क्या होता है और समायोजन क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझिएगा। सबसे पहले आत्मसातीकरण समझिए। आत्मसातीकरण क्या होता है, इसमें होता है कि जब कोई बालक क्या होता है कि किसी नई परिस्थिति में जाता है, क्या होता है कि किसी नई परिस्थिति में जाता है। जैसे अगर गांव का बालक है, गांव का एक बालक है और वो कहाँ गया है, शहर गया है। कहाँ गया है, शहर। ठीक है, गांव का एक बालक शहर गया यानी कि नई परिस्थिति में गया, तो वह अपने गांव के ज्ञान के आधार पर, यानी गांव का ज्ञान उसका पूर्व ज्ञान हो गया, पूर्व ज्ञान के आधार पर वो क्या करता है, पूर्व ज्ञान कहिए या फिर उसका वर्तमान ज्ञान कहिए। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझते हैं कि क्या एक गांव का बालक क्या करता है, जब शहर जाता है तो वो क्या करता है, उसका पूर्व ज्ञान जो होता है, पूर्व ज्ञान यानी कि नई परिस्थिति में गया तो अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर ही क्या करता है, वो नया व्यवहार करता है। ठीक है, पूर्व ज्ञान के आधार पर ही जो व्यवहार करता है उसे हम क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण। या तो इसको एक और तरीके से समझिए कि आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों, आत्मसातीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक क्या करता है कि समस्या के समाधान के लिए क्या करता है, पूर्व ज्ञान या फिर पूर्व सीखी गई बात का सहारा लेता है। अब कैसे, तो हम आपको बता देते हैं कि जैसे एक बालक है, गांव का बालक है। ठीक है, हम सब गांव से ही ज़्यादातर बिलोंग करते हैं। तो गांव का एक बालक है, वो जो है नल में जो है क्या करता है, नल में पानी पीना जो है क्या करता है, जानता है। कैसे, नल को दाहिने तरफ घुमाने से
क्या होता है कि पानी निकलता है, तो ये चीज़ वो जानता है बालक, ठीक है। गांव का बालक है, इसको दाहिने तरफ घुमाया तो पानी निकला, ठीक है। और जब बच्चा शहर गया तो शहर में भी अगर इस तरह का जो है क्या मिला, नल मिला, जिसको दाएं तरफ के साथ घुमाने से क्या होता है कि पानी निकलता है, तो वो क्या करेगा, वो अब क्या किया, पूर्व ज्ञान के या फिर पूर्व व्यवहार के आधार पर वो प्रक्रिया किया, तो वो क्या हो गया, आत्मसातकरण। क्या हो गया, आत्मसातकरण। इसमें आपको कैसे पूछता है क्वेश्चन पूछ देगा कि एक बालक है जो नए ज्ञान या फिर सूचना दे देगा, नए ज्ञान या दे देगा, या फिर नया सूचना दे देगा, या फिर पूर्व ज्ञान भी दे सकता है इसके आधार पर, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि या फिर नए ज्ञान दे दे, या फिर सूचना दे दे, या फिर स्कीमा दे दे, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा, पियाजे का जो वर्ड है स्कीमा, ये सबसे फेमस है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेगा कि बच्चे क्या करता है कि नए ज्ञान या फिर सूचना या फिर स्कीमा को अपने मौजूदा ज्ञान, मौजूदा कहिए या फिर उसको पूर्व ज्ञान कहिए, मौजूदा ज्ञान में क्या करता है, शामिल करने को क्या कर सकते हैं, उसको आत्मसातीकरण कर सकते हैं, ठीक है। जो शामिल से मौजूदा ज्ञान जो होता है, अभी वर्तमान जो ज्ञान है उसमें क्या कर सकता है, उसको शामिल कर लेता है, ठीक है। पूर्व ज्ञान को क्या करता है, उसमें शामिल कर लेता है। यानी कहने का एक बच्चा जो है नए ज्ञान या फिर सूचना को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आत्मसातीकरण कहते हैं, ठीक है। आत्मसातीकरण जैसे समझ लीजिए कि एक बालक है, वो क्या कर सकता है, किसी चीज़ को उठाया और अपने मुंह में रख लिया, तो यह क्या है, एक आत्मसातीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि वह उस वस्तु को एक परिचित क्रिया अर्थात खाने की क्रिया के साथ आत्मसात किया, ठीक है, इसीलिए उसको मुंह में डायरेक्ट रख लिया, समझ गए। लेकिन जब कहीं उसको बताया जाएगा कि नहीं ये खाने का चीज़ नहीं है, इसको मुंह में नहीं रखना है, तब वो अपने स्कीमा क्या करेगा, अब अपने नए स्कीमा की रचना करेगा कि नहीं ये चीज़ खाने वाला नहीं है, ये चीज़ खाने वाला है, तो खाने वाले को मुंह में रखेंगे और नहीं खाने वाले को मुंह में नहीं रखेंगे। वहाँ पर नए स्कीमा की जब रचना करता है या फिर उसमें क्या सकते संशोधन करता है, या फिर नई विशेषता के आधार पर उसकी रचना करता है, संशोधन करता है, तो वो हो जाता है समायोजन, ठीक है। और जब पूर्व ज्ञान के आधार पर जो है नए ज्ञान में वही चीज़ को शामिल कर लेता है, तो वो क्या हो जाता है, आत्मसातीकरण। जैसे अगर मान लीजिए एक बालक है, वो रोटी खाना जानता है, ठीक है। एक बालक को जो है रोटी खाना आता है, ठीक है, रोटी खाना आता है, लेकिन जब वो बारात में गया या फिर किसी शादी में गया, तो या फिर नई होटल में गया, वो कहीं जो होटल नहीं गया वो उस नया होटल में गया, ठीक है, तो वो वहाँ पे उसको जो है होटल में क्या मिला, होटल कहिए या फिर शादी कहिए, वहाँ पे उसको तंदूर मिल गया। क्या मिल गया, तंदूर। तो तंदूर को वो अब क्या करेगा, पूर्व ज्ञान के आधार पर उस व्यवहार को अपनाएगा, न वही ज्ञान लागू करेगा, तो वो उस पूर्व ज्ञान को इसमें क्या किया, शामिल किया। यानी रोटी को तोड़ करके खाया जाता है, तो इसको भी तोड़ के खाया, तो वो जो पूर्व ज्ञान को इसमें शामिल कर लिया, उस पूर्व ज्ञान के आधार पर व्यवहार किया, वो उसका क्या हो गया, आत्मसातीकरण, ठीक है। लेकिन जब वहाँ पे उसको पिज्ज़ा मिलेगा, क्या मिलेगा, पिज्ज़ा, तो लगा, तो वो क्या कर सकता है, तो जब पिज़्ज़ा मिलता है तब उसे कोई जब बताता नहीं है, तब तक क्या कर सकता है, जब तक उसको कोई बताएगा नहीं कि पिज़्ज़ा को तंदूर की तरह, रोटी की तरह नहीं खाया जाता है, तब तक वो क्या करेगा, पूर्व ज्ञान का ही यूज करेगा, तो वहाँ तक भी क्या हो जाएगा, आत्मसातीकरण। लेकिन जब वो पिज़्ज़ा को क्या करेगा, अब काट के, यानी चाकू से काट के या फिर चम्मच से काट के खाया जाता है, इस तरह से उसको कोई बताएगा, तो अब क्या करेगा, अपने स्कीमा में वो नए स्कीमा की रचना करेगा, नए ज्ञान की रचना करेगा, ठीक है, नए संरचना की रचना करेगा, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये समायोजन हो जाएगा। तो यही चीज़ समझना था आपको, समझ गए। और समायोजन में इस तरह से आप ये समझिए कि यदि कोई बालक है कि यह जानता है कि क्या होता है, जैसे चार पैर वाले जानवर को जानता है, कुत्ता होता है, ठीक है, लेकिन जब उसको बिल्ली से भेंट हुआ तो बिल्ली को भी 4 पैर देखा, आँख देखा, पूँछ देखा, तो वो उसको भी समझ लिया कुत्ता, यानी कि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वहाँ पर व्यवहार किया, तो वो क्या हो गया, उसका आत्मसातीकरण, ठीक है, समझ गए। उसमें सिर्फ पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान में शामिल किए, तो वो क्या हो जाएगा, वो आत्मसातीकरण। लेकिन जब वो बिल्ली को और कुत्ता को उसकी विशेषता के आधार पर चेंजिंग करेगा, विशेषता के आधार पर उसको याद करे, जैसे कि कुत्ता भौं भौं करता है, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है, बिल्ली हाइट में थोड़ी छोटी होती है, कुत्ता थोड़ा बड़ा होता है, तो ये चीज़ उसको कुछ अलग विशेषताओं के आधार पर जब उसको याद करता है या फिर गौर करता है, अपने स्कीमा में परिवर्तन करता है, तो वो क्या हो जाता है, परिवर्तन करना, वो समायोजन हो गया। अब हमें उम्मीद है कि इसको समझ गए होंगे।
तो इसमें क्वेश्चन में यही बता रहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा की रचना क्या कहलाती है, तो वो समायोजन कहलाती है। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्य या कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है, तो दोस्तों ये स्कीमा होता है। इसी स्कीमा के अंदर जो है हमारा कार्य, जो भी सूचना होता है या फिर संप्रत्य होता है, ज्ञान होता है, वो संगठित रहता है और उसको हम परिस्थिति के अनुसार उसको प्रतिपादित करते हैं, उसको हम स्कीमा कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब रश्मि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों को सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। सहपाठी अधिगम जो है दोस्तों, ये जो है लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक अंतःक्रिया सिद्धांत का जो है ये हिस्सा है। बच्चा जो है अपने अधिगम को जो है बच्चों के सहपाठी के यानी दोस्तों के साथ अंतःक्रिया करके ज़्यादा सीखता है या फिर समाज में अंतःक्रिया करके ज़्यादा सीखता है, अपने बड़ों से ज़्यादा सीखता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करती है? सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद, ये मनोजैविक सिद्धांत ये नहीं है। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास ये नहीं बताता है। B.F. स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत ये नहीं बताता है। तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये बताता है, ये सामाजिक सहपाठियों द्वारा सामाजिक अधिगम को सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देता है। समझ गए। और वहीं पर सामाजिक अधिगम का सिद्धांत जो है अल्बर्ट बेंडूरा दिए हुए हैं। समझ गए, याद रखिए। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है? पार या ढांचा दोस्तों एक ये वाइगोत्स्की से ही रिलेटेड है, यानी कि इसमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पार का उदाहरण नहीं है। पार मतलब समझिए कि सहायता करना। ठीक है, ठीक है। तो कौन सा अध्यापक के लिए उदाहरण अच्छा नहीं है? ठीक है, अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, ये तो बहुत ही गलत बात है, ये नहीं होगा। अब नहीं वाले में 3 सही होता है और 1 गलत होता है, तो रटना तो हम पहले ही काट देंगे। तो ऑप्शन तो हमको लगता है कि यही हो जाएगा, 2 नंबर रटना। और इशारे एवं संकेत ये जो है पार यानी सहायता का जो है हिस्सा है। सहपाठियों संग साझा शिक्षण ये भी जो है ये भी जो क्या है पार यानी सहायता का क्या है, ये हिस्सा है। पार कहिए या ढांचा कहिए, एक तरह से बेसिक चीज़ जो होता है। अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना ये भी जो है अच्छा बात है। ठीक है, पार या ढांचा या फिर सहारा देना ये वाइगोत्स्की से रिलेटेड वर्ड है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी पिछला बार दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एवं संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? संरचनावादी ढांचा, संरचनावादी कक्षा या फिर स्कूल्स, ये स्कूल्स है यानी संप्रदाय है जो बच्चों को जो है प्रोत्साहित करता है कि खुद से करके सीखे, संरचना करे, ज्ञान का निर्माण खुद करे, तो इसमें उपयुक्त नहीं है। नहीं में 3 सही होता है और 1 गलत होता है। बहुआयामी प्रतिपक्षों का प्रोत्साहन ये संरचनावादी सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, बच्चों को करके सीखने या फिर विभिन्न तरह से सोचने की जो है प्रक्रिया यानी अवसर देता है। सामूहिक सहयोगिता ये भी सही है। वेधन व दोहराव यानी कि वेधन व दोहराव जो है इसका जो है गलत है, यानी दोहराना या रटना जो है संरचनावादी का हिस्सा नहीं है, संरचनावादी का ये विचार नहीं है। ठीक है, और प्रयोगात्मकता ये भी सही है। ठीक है, तो ये 3 सही होगा और ये 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चलिए 3 नंबर ऑप्शन होगा इसका। चलिए अगला देख लीजिए कि निम्न में से किससे सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि के अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया। और आपको पता है कि जो चार्ल्स स्पीयरमैन है, इन्होंने सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि 2 प्रकार के बुद्धि बताए हैं। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि को इन्होंने जन्मजात बताया है और विशिष्ट बुद्धि को ये अर्जित बुद्धि बताया है। ठीक है, अल्फ्रेड बी ने ये जो है इसमें ये तो बुद्धि के एक ही पर एक कारक सिद्धांत बताए हैं, तो ये दोनों कट गए। ये द्विकारक बताया, द्विकारक सिद्धांत चार्ल्स स्पीयरमैन और एक कारक सिद्धांत अल्फ्रेड बी ने। ठीक है, और थियोडोर साइमन नहीं है, इसमें जो है हार्वर्ड गार्डनर जो है ये 8 प्रकार के बुद्धि बताए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 नंबर हो जाते, 4 नंबर हो जाएगा। हाँ, 8 प्रकार के ये बुद्धि बताए। अब तो कहीं लगभग 10-11 हो गया है, लेकिन ये आपको NCERT 8 प्रकार ही मानते हैं, तो आपको 8 प्रकार की बुद्धि ही याद रखनी है। हार्वर्ड गार्डनर 8 प्रकार की बुद्धि बताए हैं, जिसमें से बहुत सारी जो स्थानिक बुद्धि होता है, भाषाई बुद्धि होता है, व्यवहारिक बुद्धि होता है, अंतःव्यक्तिक बुद्धि होता है, स्थानिक बुद्धि होता है, 8 प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, हम आगे डिटेल से इसको हम बता देंगे थ्योरी में। चलिए अगला देख लीजिए, संरचनावादी फिर से आया।
संरचनावादी कक्षा में निम्न में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए। संरचनावादी जो है दोस्तों, ये संकल्पनात्मक मूल्यांकन नहीं, ये सत्र के अंत में होता है, इस पर नहीं, संरचनात्मक मूल्यांकन पर बल देता है। ठीक है, ये जो है संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि सत्र के बीच बीच में जो है, पढ़ाई के बीच बीच में जो मूल्यांकन होता है, इससे बच्चों में अधिगम की क्षमता में विकसित होता है। ठीक है, तो ये जो है संरचनात्मक मूल्यांकन पर ज़्यादा बल देता है, यानी उसका महत्व देता है। एक आयामी मूल्यांकन नहीं होगा, मानकीकृत एवं सामान्य मूल्यांकन नहीं होना चाहिए। ठीक है, संरचनात्मक मूल्यांकन होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे वाइगोत्स्की से क्वेश्चन है। वाइगोत्स्की सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद, जो निजी संवाद होता है, एक जो है देखिए जीन पियाजे बताए हुए हैं अहम केंद्रित भाषा, जिसमें बच्चा अकेले में बातें करता है, उसे जीन पियाजे अहम केंद्रित भाषा बोले हैं। और वहीं पर जब बच्चा अकेले में बातें करता है तो उसे जो है वाइगोत्स्की व्यक्तिगत वाक्य या उसको निजी भाषा बोले हैं, जिसमें बच्चा अपने कार्यों को क्या करता है, दिशा देता है, कार्यों को निर्देशित करता है। जब बच्चा अकेले बातें करता है तो बच्चों को आत्मकेंद्रितता द्योतक ये नहीं होगा, बच्चों के क्रियाकलापों को और व्यवहार का अवरोधक है ये भी नहीं होगा, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संरचना में सहायता देता है। ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सबसे बेहतर है। ये वाइगोत्स्की बताए हुए कि जब बच्चा अकेले में सोचता है वो अपने कार्य को दिशा दे रहा होता है। ठीक है, ये उसके व्यवहार में जो संचालन होता है उसमें ये सहायता करता है। ठीक है, समझ गए, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़े और कारों से जोड़ा जाता है। यह किस दर्शाता है? ये जो है जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? जेंडर रूढ़िबद्धता को दर्शाता है। इसको सीधा याद रखिएगा, जेंडर रूढ़िबद्धता। और जब लड़का लड़की में भेदभाव होता है तो वहाँ पे जेंडर पक्षपात होता है। ठीक है, यहाँ पे जेंडर रूढ़िबद्धता है, यानी हमारी पूर्व धारणा बने हुए है कि लड़का इसी से, लड़की इससे खेलेगा और लड़का इससे खेलेगा, लड़की घर का काम करेगा, लड़का बाहर का काम करेगा। तो ये हमारी जेंडर रूढ़िबद्धता है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन। चलिए अब 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लीजिए, कथन ए, शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों को यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें। सही बात है, इससे शिक्षा क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। हमें बच्चों को विभिन्न तरह का अवसर देना चाहिए जिससे वे विभिन्न तरीक़ा से सोच सके, कार्य कर सके, खुद से स्वयं से करने की शक्ति उसमें उत्पन्न हो। तो ये 1 नंबर सही है, सही बात है, क्योंकि ज्यों का त्यों हम जब उत्पादन करते हैं इससे असफल हो जाता है हमारी शिक्षा। ठीक है, जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, ये गलत बात है। ठीक है, पुनः उत्पादन यानी कि जो हम बताए हैं उसे पुनः उत्पादित करना, यानी ज्यों का त्यों उसको करना, ये अर्थपूर्ण द्योतक नहीं है। ठीक है, तो 2 ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसमें ए सही है और बी क्या है? गलत है, यानी कि पुनः उत्पादन बच्चों को सीखने का अर्थपूर्ण द्योतक है, ये गलत बात है। अर्थपूर्ण द्योतक नहीं है वो, पुनः उत्पादन बच्चा को रटने की प्रवृत्ति को हमें बढ़ावा नहीं देना है। ठीक है, हमें उसको अलग अलग जो है अवसर देना है कि वो अलग अलग एक्टिविटी करे, अलग अलग तरीक़ा से उसको सोचे। जो हम बता दिए उसको पुनः उत्पादन करे, उस चीज़ को बढ़ावा हमें नहीं देना है, वो अर्थपूर्ण नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे पुनः उत्पादन का मतलब हो गया जो हम बताए हैं बच्चा उसी चीज़ को रिपीट करे, यानी उसी चीज़ को बताए। तो वो हमको उसको ये ना बताना है कि अगर हम जो चीज़ बताए उसको हम बोले कि इसको तुम अलग तरीक़ा से बताओ, अपने तरीक़ा से बताओ, तब उस चीज़ को वो अर्थपूर्ण होगा। पुनः उत्पादित करना ये नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर देख लीजिए, 1 में है ए और आर दोनों सही है, ये गलत बात है। ए और आर दोनों सही है, ये भी गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ये 3 नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद आगे का 15 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। फिर से संरचनावादी आ गया, बहुत ही अच्छा। संरचनावादी जो है बच्चों को स्वयं से, खुद से करने की शक्ति देता है, विभिन्न तरह का अवसर प्रदान करता है। इसमें बच्चों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है कि आप जो है सक्रिय रूप से सीखें। ठीक है, इसमें 1 में देख लीजिए, संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है? कक्षा में शिक्षक और विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, गलत बात है। छात्र क्रियाशील होते हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय होते हैं, ये भी गलत है। अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं, ये 3 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अध्यापक क्रियाशील और परंतु छात्र निष्क्रिय, ये भी संरचनावादी का जो है ये क्या है? उदाहरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जिसमें संरचनावादी में दोनों छात्र और अध्यापक दोनों क्या होते हैं? क्रियाशील होते हैं, जिससे अधिगम को जो है बढ़ावा मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हमारी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। इसी तरीक़ा से आपको आगे भी